ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 10 नैतिकता के टूटते तटबंधों के बीच कुछ सत प्रयास। नैतिकता की ढहती दीवारें यौवन का विनाश कर रही हैं। मर्यादाओं एवं वर्जनाओं में आई दरकनों और दरारों के बीच किशोर कुम्हला रहे हैं और युवा विनष्ट हो रहे हैं। जिस सुख की तलाश में वे नैतिकता के तटबंध तोड़ रहे हैं, वह उन्हें मनोग्रंथियों एवं शारीरिक अक्षमता के अलावा और कुछ नहीं दे पा रहा है। यह सब हो रहा है स्वच्छंद सुख की तलाश में। आज के युवा जिस डगर पर बढ़ चले हैं, वहां स्वच्छंदता का उन्माद तो है, लेकिन सुख का सुकून जरा भी नहीं है। बस अपनी भ्रांति एवं भ्रम में जिंदगी को तहस नहस करने पर तुले हैं। युवाओं में यह प्रवृत्ति संक्रामक महामारी की तरह पूरे देश में फैलती जा रही है। बड़े शहरों की तरह अब छोटे शहर एवं कस्बे भी इसकी लपेट चपेट में आने लगे हैं। अभी पिछले महीनों में एक स्कूल के बच्चों ने कांटी पार्टी आयोजित की। इनके द्वारा गढ़ा गया यह कांटी शब्द कंटिन्यूएशन का लघु रूप है। यह एक बड़े शहर का ऐसा स्कूल है जिसमें अपने बच्चों को दाखिले के लिए माँ बाप कुछ भी देने और कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यह पार्टी 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की विदाई में आयोजित की थी। इन कांटी पार्टियों का चलन अब बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी आम हो गया है। इसमें खास बात यह थी कि यह पार्टी एक पब में आयोजित की गई थी। खोजी पत्रकारों का दल जब यहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि अफ्रीकी पॉप गायक केविन लाइटल के गीत पर वे 200 नवयुवा कुछ इस कदर झूम रहे थे कि सिगरेट का घना धुआं भी इनके चेहरे पर गहरी होती जा रही वासना की आकुलता को नहीं छिपा पा रहा था। इस डिस्को पब में ये नवयुवा भड़कीले परिधान, लहराते बालों एवं चमकदार मेकअप में आए थे। संगीत के तेज होने के साथ इन जोड़ों की हरकतों की बाढ़ में नैतिक वर्जनाएं कब और कहां विलीन हुई पता ही नहीं चला। पत्रकारों के दल ने अपने लिए खबर जुटाने के लिए जब हालत का पता करने की कोशिश की तो उन्हें मालूम हुआ कि स्कूल के अधिकारी एवं इन छात्र छात्राओं के अभिभावक दोनों ही इससे अनजाने थे। इन छात्र छात्राओं ने अपने साथियों से 5,000 रुपये जुटाए और पब आरक्षित किया। बस इसके बाद की कथा नैतिकता के मिटने मिटाने को बयान करती है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब देते हुए इन छात्र छात्राओं का कहना है कि हमारे अभिभावक हमें पढ़ाई में अच्छा स्कोर करते हुए
देखना चाहते हैं और वह हम कर रहे हैं। हम अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लाते हैं, किसी प्रतियोगिता में चयनित हो जाने की क्षमता हम में है। हमारा स्कूल या हमारे कॉलेज भी हमसे ऐसी ही उम्मीदें रखते हैं और हम इसे पूरा कर रहे हैं। अब यदि हम इसके बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं तो क्या बुरा है? जो हम करते हैं आखिर इसमें बुरा है ही क्या? युवाओं के इस कथन में झलकती हैं उनकी भ्रामक मान्यताएं और अभिभावकों व शिक्षकों की भ्रांतिपूर्ण अपेक्षाएं। दरअसल समस्या आस्थाओं, मान्यताओं एवं मूल्यों की विकृति की है। जीवन की श्रेष्ठता के गलत मानदंडों की स्थापना है। चिंतन विकृत हो तो चरित्र की विकृति व व्यवहार का पतन नहीं रोका जा सकता। स्कूली छात्र छात्राओं की भ्रांति, नौकरी पेशा युवा भी इस विकृति के शिकार हो रहे हैं। इनमें लिव इन रिलेशन अर्थात बिन फेरे के साथ साथ रहने का रोग पनप रहा है। इसके लिए उन्हें स्वीकृति भी मिल रही है और अब उन्हें मकान मालिक से ममेरे या चचेरे भाई बहन होने का दिखावा नहीं करना पड़ता। युवाओं के बीच कॉल सेंटरों की लोकप्रियता, इजी मनी, इजी सेक्स एवं वन नाइट स्टैंड जैसे सूत्रों का चलन जोर पकड़ता जा रहा है। इस समस्या का सच जीवन की श्रेष्ठता के गलत मानदंडों में निहित है। अच्छा विद्यार्थी कौन? वही जो अच्छे नंबर लाए। अब तो आलम यह है कि ये विद्यार्थी अपने अभिभावकों से यह कहने में भी नहीं चूकते, मेरे मार्क्स तो 80% हैं। अब थोड़ी सी शराब पी ली या सिगरेट को होठों से लगा लिया तो क्या हो गया? इसी तरह समाज एवं माँ बाप की नजर में श्रेष्ठ युवा वह है जो ज्यादा पैसे कमा रहा है। अब ज्यादा पैसे कमाने के बाद, ऐशो आराम के साधन जुटाने के बाद वह क्या कर रहा है? इससे किसी का क्या बनता बिगड़ता है? श्रेष्ठता की इस प्रचलित कसौटी में गुण, कर्म, स्वभाव या फिर चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में नैतिकता की दीवारें ढहें तो अचरज क्या? इन ढहती नैतिकता की दीवारों को बचाने के लिए परिपाटी एवं प्रचलन में परिवर्तन की जरूरत है। इस परिवर्तन के बीजों को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर में बोने की कोशिश हो रही है। यहाँ विद्यार्थी की श्रेष्ठता का मानदंड केवल बौद्धिक क्षमता नहीं है, बल्कि यह उसकी श्रेष्ठता का केवल एक आयाम है। यहाँ श्रेष्ठता के आकलन के 4 मानक स्थापित किए गए हैं, जिनमें से पहला है व्यावहारिक सामंजस्य की कुशलता, दूसरा है बौद्धिक श्रेष्ठता, तीसरा मानक सामाजिक प्रतिबद्धता का है और चौथा मानक विद्यार्थी की आध्यात्मिक जीवन दृष्टि की
परिपक्वता से संबंधित है। इन सभी मानकों पर खरा उतरने के लिए उसे अध्ययन विषय की कक्षाओं के अतिरिक्त जीवन जीने की कला या जीवन प्रबंधन की विशेष कक्षा में प्रशिक्षित किया जाता है। इन सभी मानकों का खुलासा करें तो व्यावहारिक सामंजस्य की कुशलता में विद्यार्थी का व्यावहारिक लचीलापन, उसका पारस्परिक सौहार्द, आपस के सुख दुख में भागीदारी जैसी बातें आती हैं। इस विश्वविद्यालय में बौद्धिक श्रेष्ठता के दायरे को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत अध्ययन के लिए निर्धारित विषय वस्तु सीखने के अलावा आलेख, शोध पत्र लेखन, सेमिनार, सिंपोजियम भागीदारी जैसी गतिविधियां भी शामिल है। सामाजिक प्रतिबद्धता के अंतर्गत विद्यार्थी विभिन्न गांवों एवं कस्बों में स्वास्थ्य संवर्धन एवं व्यसन व कुरीति उन्मूलन जैसे अनेक कार्यक्रमों में भागीदार बनते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि की परिपक्वता के अंतर्गत उन्हें जीवन की संपूर्णता की समझ बताई सिखाई जाती है। इसे सीखते हुए वे जानने की कोशिश करते हैं जीवन उतना ही नहीं है जितना नजर आता है, बल्कि इसके और भी गहरे आयाम है। इन गहरे आयामों को जानने के लिए वे स्वयं भी कई आध्यात्मिक एवं परामनोवैज्ञानिक प्रयत्नों को करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन विद्यार्थी एवं शिक्षक मिलकर करते हैं। विश्वविद्यालय के अलग अलग विभाग भी इस मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। इस पारदर्शी योजना में विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाला निखार उजागर होता है। एक बात जो समझने की है, जिसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं समझ रहे हैं, वह यह कि नैतिक अनुशासन के पालन का मतलब उनके सुखों को छीने जाना नहीं है, बल्कि यह बल, पराक्रम एवं ऊर्जा प्राप्ति का अमोघ उपाय है। नैतिकता शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का प्रभावी साधन है, न कि दुख भोगने की जीवन शैली। युवाओं को इस सच का ज्ञान कराने की जरूरत है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले और कामकाजी युवक युवतियों को नैतिकता का सच समझना ही चाहिए। नैतिकता है जिंदगी की ऊर्जा का संरक्षण एवं उसके सदुपयोग की नीति। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य की ऐसी अनूठी शैली है जिसमें व्यक्ति प्रकृति से अधिकाधिक शक्तियों के अनुदान प्राप्त करता है। इससे सुख छिनते नहीं, बल्कि सुखों को अनुभव करने की सामर्थ्य बढ़ती है। आज के दौर में विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक दोनों को ही यह समझना जरूरी है कि जिंदगी परीक्षा के नंबरों की गणित तक सिमटी नहीं है, बल्कि इसका दायरा व्यक्तित्व की संपूर्ण विशालता एवं व्यापकता में फैला है। परीक्षा में
अच्छे नंबर लाने के बाद कुछ भी करने की छूट पाने के लिए हक जताना अर्थहीन है। इसी तरह कामकाजी युवाओं के लिए धन कमाने की योग्यता ही सब कुछ नहीं है। उन्हें अपनी जिंदगी को नए सिरे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा हो कि अनुभवी जन इसमें उनके सहायक बने। इस विकृति के जो भी कारण हो उन्हें दूर किया जाना चाहिए। गहरी छानबीन हो तो इन्हें भावनाओं की भटकन में ढूंढा जा सकता है। प्रकरण 10 समाप्त। ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 11 भावनात्मक भटकन से उबरे युवा। भावनाओं की भटकन युवाओं के जीवन की आम बात है। ज्यादातर युवा प्यार की तलाश में किसी हम उम्र अपने की खोज में भटक रहे हैं। अंतस की भावनात्मक अतृप्ति उन्हें जिंदगी की रपटीली फिसलन भरी राहों पर दौड़ाती और चोटिल करती रहती है। मनोचिकित्सक अरविंद ब्रूटा का कहना है कि युवाओं की यह मनोवैज्ञानिक समस्या आज सघन एवं व्यापक होकर सामाजिक समस्या का रूप ले चुकी है। भावनात्मक भटकन के फेर में फंसकर असंख्य युवा लड़के लड़कियां हर साल कितने ही मनोरोगों व मनोग्रंथियों के जटिल जाल में उलझ जाते हैं। इस चक्कर में न केवल उनकी प्रतिभा कुंठित होती है बल्कि कैरियर भी तबाह हो जाती हैं। अनेकों प्रतिभाएं बीच राह में ही दम तोड़ देती हैं। जो मानव मन के जानकार हैं उनकी नजर में यह भावनात्मक भटकन जमाने के चलन के अलावा कुछ और भी हैं। इस कुछ और का दायरा उनकी मानसिक प्रकृति एवं पारिवारिक वातावरण में फैला है। मनोविशेषज्ञों का मानना है कि इस भावनात्मक भटकन के बीज प्रायः बचपन में ही पड़ जाते हैं। घरों में यह देखा जाता है कि माँ बाप अपने क्रियाकलापों या आपसी कलह में उलझे रहते हैं। इस सब में बच्चों की सुकोमल भावनाएं नजरअंदाज होती है। यदि बच्चे कुछ कहते भी हैं तो उन्हें तीखी जिड़कियां या कटुक्तियां सुननी पड़ती हैं। गुजरे दशकों में यह स्थिति नहीं थी। एकल परिवारों के चलन का इतना जोर न था। संयुक्त परिवार होने के कारण माँ बाप के डांटे फटकारे गए बच्चे दादी बाबा या चाचा चाची के द्वारा दुलरा लिए जाते थे। पर अब स्थिति बदल गई है। न केवल परिवार एकल हुए हैं बल्कि माता पिता भी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते ज्यादा एकाकी हुए हैं। उनके बीच की भावनात्मक दूरियां किन्हीं न किन्हीं कारणों से बढ़ी हैं। पिता को बाहर और दफ्तर के कामों से फुर्सत नहीं है
रही बात माँ की, सो वे अपना समय किसी पार्टियों में अथवा टीवी चैनलों के सामने रिमोट से खेलते हुए बिताना ज्यादा पसंद करती है। उनके बच्चों की प्यार पाने की चाहत कहीं अंदर ही अंदर घुटती घुमड़ती रहती है। इसे पूरा करने के लिए बाहर साथी तलाशते हैं। यह तलाश उन्हें समय से पहले युवा चाहतों की ओर धकेल देती है। बदलते जमाने के साथ प्यार की परिभाषा भी बदली है। प्यार अब दिलों की धड़कनों व मानसिक कल्पनाओं तक सीमित नहीं रहा। अब यह देह के स्पंदनों एवं स्पर्श में उतर आया है। गुजरे दशकों में प्यार करने वाले कविताओं, पत्रों एवं संवेदनशील संवादों तक सीमित रहते थे, पर आज ऐसा नहीं रहा। अब तो फिल्मों, सीरियलों, म्यूजिक एल्बमों में देह को प्यार का प्रधान आधार बना दिया है। आज का सच यह है कि मन के निरभ्र गगन में हृदय की उज्जवल भाव ज्योत्सना में विहार करने वाला प्यार देह की धरती पर गिरकर धराशायी हो गया है। आज की युवा पीढ़ी प्यार की पवित्रता को न तो खोज रही है और न उसके बारे में सोच रही है। प्यार के दैवी एवं दार्शनिक रूप पता नहीं कहाँ खो चुके हैं। इस पर विडंबना यह है कि उपभोक्तावाद एवं बाजारीकरण की संस्कृति प्यार का भी व्यापार करने से नहीं चूक रही। व्यवसायियों का किसी के मरने जीने, उनके उत्थान पतन से कोई लेना देना नहीं है। वे तो बस जिस किसी तरह से युवा की इस भावनात्मक भटकन से मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसके लिए बाजार में प्यार को या वासनात्मक आसक्ति को उत्तेजित, उद्वेलित करने वाले गिफ्ट एवं कार्ड की भरमार पड़ी है। संवेदनशील संवादों के कितने ही रूप इन बाजारी कार्डों में अवतरित हो चुके हैं। प्रत्येक युवा उत्तेजना को छताने बताने वाला आकर्षक कार्ड आज बाजार में उपलब्ध हैं। इसके खरीददार भी लाखों में है। इनके दीवानेपन की छांव में यह प्यार का व्यापार खूब फल फूल रहा है। प्यार बाजार में एसएमएस का नया अवतार हुआ है। यह एसएमएस, इनकी भाषा एवं लहजा युवाओं की भटकी हुई भावनाओं का बयान करने के लिए पर्याप्त हैं। युवाओं द्वारा एसएमएस के जरिए भेजे जाने वाले चुटकुलों में 50% अश्लील होते हैं। लड़कों की बराबरी करने के फेर में लड़कियां भी इसमें काफी बोल्ड होकर दाखिल हुई हैं। ये अपना परिचय आई एम टू मच चिल्ड एंड रोमांटिक जैसे शब्दों में देने से नहीं चूकती। ऐसे मैस के संदेशों का सृजन करने वालों ने अपनी ही एक विशिष्ट भाषा एवं शब्दावली इजाद की है। इसका स्वरूप बहुतायन में कुछ ऐसा है जिसे अपने गरिमामय साहित्य में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में
जूनियर रिसर्च संस्था ने काफी खोजबीन की है। इसके विश्लेषकों ने इस संबंध में पर्याप्त तथ्य इकट्ठे किए हैं। इनका कहना है कि मोबाइल अश्लीलता का कारोबार पिछले साल यानी कि 2005 में $500 बिलियन अर्थात 2300 करोड़ रुपये का था, जबकि आने वाले 5 सालों में यह बढ़कर $5 बिलियन यानी कि 23,000 करोड़ हो जाएगा। एसएमएस की नई तकनीक में संदेश नहीं, चित्र भेजने की भी व्यवस्था है। ये चित्र कैसे होते हैं, इसकी चित्रकथा बीच बीच में अखबारों में प्रकाशित होती रहती हैं। इसका विस्तार यहाँ न दिया जाए, यही उचित है। आज का सच यह है कि युवा भावनाओं की भटकन को व्यापार में परिवर्तित करने वाली एक समूची अर्थव्यवस्था चल रही है, जिसके कई विकृत रूप इस कारोबार का हिस्सा बने हुए हैं। मजे की बात है कि यह कारोबार दिन पर दिन फल फूल रहा है। इसमें रोज नई जहरीली कोपलें एवं कलियां निकल रही हैं। भटकी हुई युवा भावनाओं का यह विष आज के बाजार में कई आकर्षक नामों, रूपों एवं पैकों में उपलब्ध हैं। इसके खरीदार भी दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और साथ ही बढ़ रही है हिंसा, हत्या एवं बलात्कार की घटनाएं। अपनी उलझी हुई भावनाओं में भटके हुए ये युवा अधिक भावुक एवं आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं। उनमें परिस्थिति को झेलने की और तनाव सहने की क्षमता दिनों दिन कम होती जा रही है। उनका धीरज खोता जा रहा है। परिणाम यह है कि उनके अंतस का वासनात्मक हिंसात्मक उफान रोके नहीं रुक रहा। अपनी इस असहनीय स्थिति के कारण ये बड़ी ही जल्दी बलात्कार करने या फिर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। वातावरण में गूंज रहा गीत संगीत, फिल्मी दृश्य उन्हें ऐसा करने के लिए उत्तेजित करते एवं उकसाते हैं। युवावस्था में भावनाओं की भटकन जमाने का सच होने के साथ आयु का सच भी है। इस सच से सामान्य जन ही नहीं, महामानव भी रूबरू हुए हैं, लेकिन वे जल्दी ही विकृति से प्रकृति की ओर लौट आए। महात्मा गांधी की जीवन कथा में उनके भावनात्मक उद्वेलन, तनाव, विक्षोभ एवं वासनात्मक आकुलता के कई शब्द चित्र हैं, पर उनके अंतस की ईश्वर निष्ठा ने अंततो गत्वा उन्हें सन्मार्ग का साधक बना दिया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद अपनी युवावस्था में भावात्मक भटकन के फेर में फंसे थे, लेकिन जल्दी ही वे इससे उबर गए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल भी किशोर वय में ऐसी ही हालत का शिकार हुए थे, परंतु वे जल्दी ही संभल गए। इन सब महामानवों के भटकने का कारण
यौवन का शुरुआती उफान और कुसंग जरूर रहा, परंतु अध्यात्म निष्ठा एवं सार्थक जीवन दृष्टि उन्हें सन्मार्ग पर ले आई। आज के युवा की जरूरत भी कुछ ऐसी ही है। उनके अंधेरे जीवन में रोशनी के चिराग जलाए जाने चाहिए। अच्छा तो यह हो कि विवेकवान युवा स्वयं ही यह अभियान चलाएं। विष तो बहुत हो चुका, अब तो अमृत की धाराएं प्रवाहित करने की जरूरत है। अच्छा हो कि व्यवसायी भी अपने सामाजिक दायित्वों को समझें। योग की प्रक्रियाएं, स्वास्थ्य की जागरूकता, आध्यात्मिक प्रेरक विचार भी उनके व्यवसाय का हिस्सा बन सकते हैं। इस संबंध में प्रयास गंभीर हो तो युवाओं को भावनाओं की भटकन से उबारा जा सकता है। प्रकरण 11 समाप्त।